खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है इस खास कृषि समाचार में। प्रदेश में कम बारिश की स्थिति में किसानों के लिए डीजल अनुदान की व्यवस्था सुनिश्चित। पावर वीडर, खरपतवार प्रबंधन के लिए कारगर कृषि यंत्र। तुरंता प्रभात धनलक्ष्मी कम अवधि में भी अच्छा उत्पादन देने वाली धान के हैं प्रभेद। मॉनसून के कमजोर पड़ जाने के कारण बिहार के कुछ जिलों में धान की रोपनी हो पाई है, लेकिन अधिकांश जिलों में किसान धान की रोपनी नहीं कर पाए हैं। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि प्रदेश की सरकार किसानों की आपदा में हमेशा उनके साथ खड़ी रही है। इस बार भी किसानों के लिए 100 करोड़ रुपए के डीजल अनुदान की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए किसान भाइयों से ऑनलाइन आवेदन किए जाने की बात कही गई है। मधुमक्खी पालन बेरोजगार युवकों, भूमिहीन, अशिक्षित, शिक्षित परिवारों को कम लागत से अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है। मधुमक्खी ही कीट प्रजाति का अकेला ऐसा जीव है जो मनुष्यों के लिए शहद उत्पादित कर मित्र कीट के रूप में पहचानी जाती है। मधुमक्खी पालन बेरोजगार युवकों, भूमिहीन, अशिक्षित एवं शिक्षित परिवारों को कम लागत से अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है। मधुमक्खी ही कीट प्रजाति का अकेला ऐसा जीव है जो मनुष्यों के लिए शहद उत्पादित कर मित्र कीट के रूप में पहचाना जाता है। मधुमक्खी पालन से शहद प्राप्ति के साथ साथ फसलों में भी परागण की क्रिया तेज होने से फसलों की उपज में 25 से 30% की बढ़ोतरी हो जाती है। ये एक प्रभावी गरीबी उन्मूलन की व्यावसायिक गतिविधि है, जिसके माध्यम से बेरोजगार युवक एवं कृषक अपना स्वयं का मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करते हुए श्रेष्ठ भारत निर्माण में भागीदार बन सकते हैं। किसान भाइयों, आज वही किसान सफल और प्रगतिशील है जिन्होंने समेकित खेती को पूरी तरह अपना लिया है। वैशाली जिले के किसान रूपेश कुमार ऐसे ही किसान हैं जो धान, गेहूं के साथ हर मौसम में सब्जियां भी उगा रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी ले रहे हैं। इस बार उनके खेत मिर्च और बैगन जैसे पौधे भी लहलहा रहे हैं। किसान भाइयों, कम वर्षा की स्थिति में अगर आप धान की फसल लेना चाहते हैं तो धान के उन्हीं प्रभेदों का चयन करें जो 90 से 120 दिनों में तैयार हो जाता है। कृषि वैज्ञानिक तुरंता प्रभात धनलक्ष्मी प्रभेद को धान की ही कम अवधि वाले किस्में बताते हैं जो किसान भाइयों को निराश नहीं करती है। आइए अब एक नजर मंडी भाव पर। मंडी भाव के लिए आपको लिए चलते हैं पटना के अंटाघाट सब्जी मंडी, जहां पर आप जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 1550 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1400 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 1800 रुपये प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखें मौसम का पूर्वानुमान। राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश भी होगी। अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। अभी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्षा के दिनों में तेज़ हवा चलने के कारण गन्ना के पौधों के गिरने की संभावना अधिक रहती है। इससे बचाव के लिए प्रत्येक जुड़वा पंक्ति के दोनों ओर गन्ने को आपस में बांध दें। साथ ही खेत में कोई भी पौधा अगर रोग से ग्रसित है तो उसे जड़ सहित निकालकर नष्ट कर दें तथा रिक्त हुए स्थान पर ट्राइकोडर्मा का भुरकाव कर दें। कृषि दर्शन देख रहे आप सभी अन्नदाता को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके माध्यम से आपने खेती बाड़ी से जुड़ी नवीन जानकारियां हासिल की। उसी के साथ मौसम का हाल जाना और मंडी का भाव भी जाना। इसी के साथ यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम। विराम के बाद हम जल्द लौटेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। उखाड़
नहीं पाए ना। इसका राज है देहात स्टार्टर, जिसकी अनोखी HYT जेल टेक्नोलॉजी फसलों को जड़ से मजबूत बनाए और उपज भी बढ़ाए। देहात स्टार्टर, मजबूत जड़ें, उपज बढ़े। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। सब्जी की कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनकी रोपाई से पहले नर्सरी तैयार किया जाना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिनमें बैंगन, टमाटर, फूलगोभी और मिर्ची जैसी कुछ सब्जियां आती हैं। तो किसान भाइयों, चलिए आज हम जानेंगे कि बरसात के मौसम में सब्जी फसल की नर्सरी कैसे तैयार करें, और ये जानकारी हमें दे रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता कुमारी। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, परंपरागत कृषि प्रणाली में और आधुनिक कृषि प्रणाली में बहुत अंतर हो गया है। अंतर इसलिए कि जो पहले की खेती किसानी होती थी वो इस तरीके से होती थी कि हम जो फसलों का या विभिन्न तरह की सब्जियों की जब हम खेती किया करते थे तो उसको सीधे तौर पे खेतों में लगा दिया करते थे। और अभी की जो स्थितियां हैं तो उन स्थितियों में वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जो फसलें हैं, जो सब्जियां हैं, उनको सबसे पहले हम बीजोपचार करते हैं या उनकी नर्सरी लगाते हैं, और इससे हमारा जो उत्पादन क्षमता है वो बेहतर होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं सब्जी की नर्सरी के बारे में कि उसको किस बेहतर तकनीक से हम सब्जी की नर्सरी लगाएं कि हमारा जो सब्जी का उत्पादन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संगीता कुमारी, जो वैज्ञानिक हैं कृषि अनुसंधान संस्थान पटना में। मैडम, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सब्जी की जो नर्सरी है उसकी तैयारी किस तरह से करें? देखिए, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, ये नर्सरी क्या है। नर्सरी को हिंदी में पौधशाला भी बोलते हैं। तो सब्जियों के बीज का पौध जहां हम तैयार करते हैं उसी को नर्सरी या पौधशाला बोलते हैं। लेकिन आज के समय में नर्सरी कई तरह से तैयार किया जाता है। तो नर्सरी जहां पर हम उच्च कोटि की बीज अपनी देख रेख के अनुसार अगर हम पौध तैयार करते हैं, और जब हमारी उच्च कोटि की बीज को हम पौध के रूप में तैयार कर रहे हैं तो हमारा आधा समय जो खेती का लगता है उसमें लग जाता है। तो ये समझिए कि जैसे कि कई सारी सब्जियां हैं जिसको हम प्रतिरोपण करके ही लगाते हैं। पहले इसकी बीज की रोपाई नर्सरी में करते हैं, जैसे कि टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन या अन्य जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं, अन्य जो गोभी वर्गीय फसलें हैं, जैसे कि ब्रोकली हो गया या लेट्यूस हो गया या कई पत्ता गोभी, फूल गोभी, इन सारी सब्जियों को पहले हम नर्सरी में गिराते हैं, और जब हमारे ये पौध 1 महीना के हो जाते हैं तभी हम इसको मुख्य खेत में हम इसको ले जा कर के प्रतिरोपण करते हैं। तो ये हम जानना चाहते हैं कि जो हमारे किसान भाई सब्जी की पौधशाला तैयार कर रहे हैं तो स्थान किस तरीके का होना चाहिए, भूमि किस तरह का होना चाहिए, और उसके लिए क्या समुचित रखरखाव या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमको जगह का चुनाव लेना है नर्सरी बनाने के लिए। तो बेहतर होगा कि जहाँ पे सूर्य की किरणें पूरे समय पड़ रही है वहाँ हम इसकी नर्सरी तैयार करते हैं, और साथ ही साथ वहाँ जल का जमाव नहीं होना चाहिए, यानी कि उच्च स्तरीय ज़मीन पर तैयार करते हैं। तो इसके अलावा पीएच, जो सॉइल की जो पीएच है, मिट्टी की पीएच 6.5 होना चाहिए, और खेत की मिट्टी को सबसे पहले हम भुरभुरी बना लेते हैं। तो अब आता है कि खेत को हम कैसे उपचार करें। तो सबसे पहले हम इसको फॉर्मल्डिहाइड से उपचार करते हैं, यानी 25 ml फॉर्मल्डिहाइड 1 लीटर पानी में घोल करके हम इसको जिस जगह पे हमें नर्सरी तैयार करना है उसको हम प्लास्टिक से ढक देते हैं 1 हफ्ता के लिए। उसके बाद उस पॉलीथीन को हटा करके हम 10 से 15 दिनों के बाद ही हम उसमें बीजों की रोपाई करते हैं। हमारे जो किसान भाई सब्जियों की पौधशाला तैयार करना चाहते हैं तो बीज बुआई और उसकी जो उत्पादन क्षमता है, जो प्रजातियां हैं, वो किस तरीके से उसका चुनाव करें और उसका प्रबंधन किस तरीके से करें? देखिए, हमने जब अब खेत को तैयार कर लिया है भली भांति से, तो उस खेत की मिट्टी को भुरभुरी कर लिए, और हमेशा याद रखने की बात है नर्सरी की लंबाई 3 से 5 मीटर हो सकती है, और भी लंबी कर सकते हैं, लेकिन चौड़ाई हमेशा हमें उसकी 1 मीटर ही रखना चाहिए। और 2 नर्सरी के बीच में हमारी 75 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, और नर्सरी की ऊंचाई हमेशा
ज़मीन से 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंची होनी चाहिए, ताकि जो एक्स्ट्रा जो पानी है उसमें नर्सरी में जब हम डालते हैं वो नीचे की ढलान में यानी कि गड्ढे में आ जाए। तो सबसे पहले हमें नर्सरी की तैयारी करते हैं। तो पहला जो हमारा बेड होगा 3 से 5 मीटर की लंबाई और चौड़ाई 1 मीटर, इसको हमने 15 सेंटीमीटर ज़मीन से ऊपर उठी हुई उसको तैयार कर लिया। अब बीजों की रोपाई जो हम इसमें करेंगे तो हमेशा चौड़ाई के हिसाब से और एक रो के बीच में दूसरे रो के बीच में 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। और नर्सरी के बीज में हम जो बीज की रोपाई करेंगे तो 1 मीटर की गहराई में ही रोपते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहना चाहिए कि बीज से बीज की दूरी को हम मेंटेन कर सकें। मैडम, अभी का जो समय है वह उच्च तकनीक का है, तो हम ये भी अपने किसान भाइयों तक आपका संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि उच्च तकनीक के द्वारा जो सब्जियों की नर्सरी का प्रबंधन है वो हमारे किसान भाई किस तरीके से करें। देखिए, उच्च तकनीक जो है अभी आजकल हम लोग पॉली हाउस में करते हैं। इसके लिए हमें पता है कि आजकल संकर बीजों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो संकर किस्म के बीजें जो काफ़ी महंगी मिलती है और हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे कई सारे विदेशी सब्जियां हो गई या शिमला मिर्च, चेरी टमाटो, तो उसके लिए हमको इनके बीज काफ़ी महंगे होते हैं। तो बीज हमारा बचे और हम पौराणिक तरीके से नहीं बल्कि हम आधुनिक तरीके से बीज की रोपाई करें। तो पॉली हाउस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो 40 मेस का वो जो पॉलीथीन ये नेट होता है, नेट से और उसके ऊपर पॉलीथीन से ढकी हुई ये स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर हम इस बीजों की रोपाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि उसमें जो प्रोट्रे होता है प्लास्टिक का बना होता है और उसमें 98 छिद्र से लेकर के 345 सीड्स तक छिद्र रहते हैं। तो एक छिद्र की जो लंबाई है 1 सेंटीमीटर मान के चलिए होती है और 1.5 से 2 सेंटीमीटर जैसे लत्तर वर्गीय सब्जियां हो गए उनके लिए होती है। और टमाटर टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च के लिए 1 सेंटीमीटर की गहराई वाले ही सेल को हम लेते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें मिट्टी नहीं डालते हैं, पर कोकोपीट, परलाइट और वर्मीकोलाइट, ये तीनों की मात्रा 3:1:1 यानी कोकोपीट की मात्रा 3 भाग और परलाइट और वर्मीकोलाइट की मात्रा एक एक भाग ले करके हम पूरे ट्रे को उसमें मिला करके अच्छी तरह से भर देते हैं। उसके बाद भरने के बाद हमारा एक एक बीज जो है एक एक छिद्र में डालते हैं। इससे क्या होता है, हमारा एक एक पौधा जमता है, जबकि हमारी पुरानी पद्धति से ज़रूरी नहीं है कि एक एक पौधा जमे, क्योंकि हमें पंक्ति में है शक्ति जो कहावत है, यहाँ पर चरितार्थ होता है। एक एक बीज डालने का मतलब है कि हमें एक बीज के लिए अधिक स्पेस मिल गया और अच्छे से बढ़वार होगी। बहुत ही अच्छी जानकारी और बेहतरीन जानकारी आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों तक पहुंची। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि कुछ ज़रूरी जानकारी और सावधानियों को अपनाकर जो सब्जियों की पौधशाला है आप उससे बेहतर लाभ अर्जित कर सकते हैं। और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। मैडम, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि बरसात के मौसम में सब्जी की नर्सरी कैसे तैयार करें। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात का मौसम है और इन दिनों हम अपने लेयर फार्म का वैज्ञानिक प्रबंधन कैसे करें, इस विषय में हम जानकारी हासिल करेंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जब कृषि आधारित व्यवसाय की चर्चा होती है तो अब तो कई व्यवसाय आ गए हैं। कृषि आधारित काफ़ी लोगों का रुझान बढ़ा है, मछली व्यवसाय में, कुछ गोट में, बकरी में या और भी कई इस तरह के हैं। लेकिन मुर्गी पालन जो है वो लगभग पारंपरिक हम उसको कह सकते हैं, चूँकि पहले छोटे स्तर पे लोग गांव में पालते थे, जो देसी नस्ल की बकरियां थी, लेकिन मुर्गियां थी। लेकिन इसके बावजूद आज इसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है और ये लगभग एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। तो क्या है, कैसे, लेकिन उसकी देखभाल अगर समय से अच्छी तरीके से नहीं हो तो सारी मुर्गियां बर्बाद हो जाती है। कैसे उसका बरसात में प्रबंधन किया जाए, क्या क्या उसमें सावधानियां बरती जाए, इस विषय पर बात करने के लिए बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। तो क्या सावधानियां खास करके इस मौसम में जब तापमान में रोज़
अचानक वृद्धि या तापमान में घटोतरी, तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे उसका प्रबंधन होना चाहिए सर? बहुत अच्छा प्रश्न है मुकेश जी, और ये समसामयिक विषय है। अभी जो बरसात का मौसम है, वातावरण में जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में पशुओं के लिए, विशेषकर छोटे पशुओं के लिए अगर बात करें, मुर्गियों के लिए, बकरियों के लिए, भेड़ों के लिए, ये बहुत ही खतरा का मौसम होता है। अर्थात उनके शरीर की चयापचयी क्रियाएं इससे बुरी तरह प्रभावित होती हैं, या हम कह सकते हैं कि दुष्प्रभावित होती हैं। तो मुर्गी पालन में हम जैसे ब्रॉयलर फार्मिंग जो मांस उत्पादन के लिए करते हैं, उस पर भी, उसके फार्म पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अंडा उत्पादन के लिए अगर कोई किसान हमारा कर रहा है, लेयर फार्मिंग कर रहा है, उस पर भी इसका बुरा प्रभाव है। अलग अलग तरीके का है। और अगर गांव में अगर छोटे मोटे स्तर पर बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग जो कहा जाता है, जैसे रंगीन मुर्गियाँ पाल रहे हैं हमारे पशुपालक या किसान भाई, तो उस पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए खास करके इस मौसम में जिसमें कि बारिश होने पर अचानक तापमान गिर जाता है और अगले दिन तेज धूप होने पर ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है, ऐसी स्थिति में विशेष सावधानी बरतने की जरूरी है तीनों तरह के मुर्गी पालकों कि वैसे मुर्गी पालक सर जो खाने के लिए रखे हो या कम संख्या में बगैर कोई शेडिंग के या बगैर कोई व्यवस्था के, जो पारंपरिक हमारा जो लोग करते हैं गांव में, तो उनके लिए क्या सावधानी होनी चाहिए? चूँकि उनकी मुर्गियां भी मरती है तो लगातार एकाएक पूरी मुर्गियां मर जाती है, तो उनके लिए उस तरह की व्यवस्था में क्या सावधानियां होंगी? बिल्कुल मुकेश जी, जो ग्रामीण मुर्गी पालन योजना है या ग्रामीण मुर्गी पालन का जो परिवेश है, जिसे बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं अथवा घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन कहते हैं, जहां घर के पास छोटा सा मुर्गी का दरबा बना करके और 20, 25, 50 मुर्गियाँ पालते हैं किसान भाई। थोड़ा बहुत दिन भर चरती है, शाम में आकर के अंडा दे देती है, थोड़ा बहुत भोजन या पानी की व्यवस्था वो लोग करते हैं। तो वैसी स्थिति में हम देखेंगे गांव में जाकर, ग्रामीण परिवेश में लगभग हर गांव में इस तरह की मुर्गियां मिल जाएगी और हर गांव में 25-50 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि छोटे स्तर पर मुर्गी पालन कर रहे हैं, देसी मुर्गी पाल रहे हैं। उनको विशेष सावधानी बरतने की इसलिए आवश्यकता है कि वो बरसात के दिनों में मुर्गियों को बाहर चरने के लिए निकालते हैं। बाहर में अगर गंदगी है, कीचड़ है, कीड़े मकोड़े हैं, संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा है, तो वो बीमार पड़ जाएंगी। 3-4 बातों उनको सावधानी की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आवश्यकता है कि जो मुर्गी का दरबा है, जो आप घर बनाए हुए हैं, उसे विसंक्रमित करना नितांत आवश्यक है, जिसे डिसइंफेक्ट बोलते हैं। जैसे बरसात के दिनों में पानी के झपास से या मॉइस्चर के चलते जो उसके नीचे की कुन्नी है, बिछाली है, जो भूसी जो रखे हुए है, वो गीली हो जाती है, सूख नहीं पाती है ह्यूमिडिटी के चलते। उसको निकाल बाहर करके साफ करें। हर 15 दिन पर उसको बदलना सुनिश्चित करें। और अगर नहीं बदल पाते हैं तो अगर गीला हो गया है तो गीले पोर्शन को बाहर निकाल दें और फिर धूप में सुखा करके अंदर डालें उसको लेकर। और जब तेज बारिश हो तो मुर्गियों को बाहर चरने के लिए नहीं निकालें। बाहर में तेज बारिश में घर में ही आप दाना पानी की व्यवस्था करें या उसको दें। और अगर ब्रॉयलर के लिए आप फार्मिंग कर रहे हैं, बड़ा सा ब्रॉयलर फार्म में अगर रखे हुए हैं, तो उसको भी आप क्या करें कि आजकल चूना की व्यवस्था करें। पानी अगर उसके कमरे में गिर जा रहा है, लीटर अगर गंदा हो जा रहा है, या फिर ये ड्रिंकर से पानी नीचे गिरा हुआ है तो उसको सुखाएं। बहुत ज़्यादा गीला अगर है तो चूना का छिड़काव करें। 25 फीट गुने 20 फीट में 5 से 8 किलो चूना का छिड़काव हफ्ता में 1 दिन करना आवश्यक होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रक्षेत्र प्रबंधन में हम ज़्यादा व्यवस्था सही करके हम चाहें तो आजकल के होने वाले रोग से रोक सकते हैं। आजकल बायोसिक्योरिटी मेजर, जैव सुरक्षा लेना भी नितांत आवश्यक है। बाहर के आदमियों को फार्म में नहीं आने दें, क्योंकि उनके गीले पैर से बहुत सारे जीवाणु विषाणु आ जाएंगे। 1% पोटासियम परमैंगनेट के घोल से उनके जो बर्तन हैं खाने के और पीने के, प्रतिदिन उसको विसंक्रमित करना कभी नहीं भूलें। जो भी आपके काम करने वाले लेबर हैं वो अच्छी तरह से हाथ धोकर, पैर धोकर तभी वो फार्म में जाएं, अपने कपड़े बदलकर, फिर जब काम हो जाए तो बाहर निकले। इन छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो इन बरसात के दिनों में होने वाला बीमारियों से आप अपने ब्रॉयलर फार्म को, लेयर फार्म को, या आप छोटे स्तर पर भी अगर आप गाँव में अगर दरबा बनाकर कर रहे हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से अपनी मुर्गियों को हम बचा सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, फिर एक नई जानकारी के साथ हम हाजिर होंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज की कड़ी में आपने जाना कि बरसात के मौसम में सब्जियों की नर्सरी कैसे तैयार करें, साथ ही साथ लेयर फार्म का वैज्ञानिक प्रबंधन कैसे करें। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभकारी रही होगी।
अगले अंक में ऐसे ही कुछ और जानकारियों लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। We are the Indian farmers, fondly called Annadata. We are sowing dreams in its soil, nurturing them to grow bigger, making them a reality for the last 9 years. किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए। In line with our Honorable Prime Minister's vision, today we fulfill the world's need for milk, pulses, jute, spices, rice, wheat, cotton, fruits, vegetables, and fish. Our centuries-old superfood, Shri Anna, globally known as millets, are being recognized as climate-resilient and nutrition crops. The United Nations, at our behest, began this year as the International Year of Millets celebration. In past 9 years, under the visionary leadership of our Prime Minister, Narendra Modi, we found new heights. Our identity found new dimensions, ensuring not only food security, but also nutrition security for the world. The Prime Minister Farmers Income Support Scheme caters to our smallest needs. It makes our victory loom in our fields. The Prime Minister Crop Insurance Scheme is a trusted friend who never leaves us hanging and keeps us going through every thick and thin. The Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme taught us that no land is barren. One who dares to blossom can be stopped by none. The Soil Health Cards analyzes our soil, so we sow what's beneficial and reap without much toil. Electronic National Agriculture Market, that is ENAM, takes our produce beyond boundaries. The farmer's train puts it in new homes, in newer geographies. Today, we harness AI's potential. We fly drones and make high-tech mechanization possible. Our youngsters are innovating farm technologies. Our agri-startups and robust value chains are minting success stories. Nature's conservation is our vital desire. We've also become renewable energy suppliers. Today, we are achieving our destiny's might. Our power has reached new heights. हमारे किसानों ने हमें ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए। So, as the country marches towards development, nearing its 100 years of freedom, we, the farmers of India, creating the new age agricultural solutions, ensuring food and nutrition security, climate resilient agriculture and robust value chains, and Maharshi, that is, Millets and Other Ancient Grains International Research Initiative. Let's make world where everyone gains. One earth, one family, one future.